हाँ बच्चों, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर कपिल जैन आज आपके सामने वापस आ गया हूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही देखने को मिलेगा, जेई में या नीट के अंदर। ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने अभी तक जो डिस्कशन किया उसमें टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स के ऊपर हमने लास्ट क्लास तक डिस्कशन किया था। किरेल सेंटर या स्टीरियो सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर या असिमेट्रिक सेंटर, हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया। प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको देखनी पड़ती है, हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया। ओके, तो जितने भी मैंने आपको लास्ट क्लास तक इलस्ट्रेशंस और पॉइंट्स बताए, होप आप सभी ने उनको ढंग से समझ लिया होगा, और जो भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए, आपने उन सभी प्रॉब्लम्स को बना लिया होगा, और डेफिनेटली आपको वो सारे पॉइंट्स पढ़ के बहुत अभी तक मजा आया होगा, ऐसा मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डीएल नॉमेनक्लेचर एंड आरएस नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले डीएल नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि मैंने रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस लिखा है। ये जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन टेक्निक है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब है किसी एक मॉलिक्यूल को स्टैंडर्ड मानकर उसके रेस्पेक्ट में दूसरे मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करना। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे ये बहुत ओल्ड टेक्निक है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन टेक्निक, ओल्ड टेक्निक। एंड इन दिस टेक्निक ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल इनिशियली टेकन एज स्टैंडर्ड। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर ग्लिसरॉल्डिहाइड को स्टैंडर्ड क्यों माना गया, और दूसरा ये जो रिलेटिव और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, ये केमिस्ट को क्यों रिक्वायरमेंट इसकी हुई। तो देखो, नेचर में आज से लगभग हम बात कर रहे हैं 100 साल पुरानी या उससे भी पुरानी, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिफाइन किया गया, किरेल सेंटर को डिफाइन किया गया, तो उस समय नेचर में जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला जिसके अंदर की किरेल सेंटर था, वो ग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल था। ग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल देखिए ये होता है, इट इज CHO, इट इज CHOH और इट इज CH2OH। ये देखिए, इसको कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। और आप देख रहे हैं ये किरेल सेंटर है, OH अलग, CHO अलग, H अलग, CH2OH। ये सारे ग्रुप्स और एटम डिफरेंट हैं, इट मींस इट हैज किरेल सेंटर। तो केमिस्ट ने, क्योंकि सबसे पहला मॉलिक्यूल जो नेचर में किरेल सेंटर वाला मिला वो ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल था, तो केमिस्ट ने इसी मॉलिक्यूल को स्टैंडर्ड मान लिया कि इसके रेस्पेक्ट में हम दूसरे मॉलिक्यूल्स के रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन लिखा करेंगे। एक और बात, अगर मैं इस कंपाउंड के सामने मिरर रखता हूं, ये देखिए ये मिरर है, तो इसका मिरर इमेज ये बनेगा, दिस इज इट्स मिरर इमेज। अगर मैं दोनों का IUPAC नेम लिखूंगा तो यू विल फाइंड आंसर तो सेम होगा। जैसे यहां IUPAC नेम होगा 1,2,3,2,3 डाइहाइड्रोक्सी, और प्रोपेनवनल या प्रोपेनल, इसका भी यही है, इट इज 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल। तो जैसे आपको मैंने इनैंशियोमर्स में बताया था कि हम डेक्सो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी प्रीफिक्स लगाना वहां पर जरूरी समझते हैं, सो दैट कि दो अलग अलग 3 डायमेंशनली जो अरेंजमेंट है वो डिस्टिंग्विश हो। लेकिन वो डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पर हमको एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस डेक्सो रोटेटरी है और कौन सा सब्सटेंस लीवो रोटेटरी है। तो केमिस्ट ने इसको थोड़ा सा इजी बनाने का कॉन्सेप्ट बनाया, वो है रिलेटिव या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन टेक्निक। पुराने जमाने में
एंशिएंट टाइम में रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन टेक्निक को पहले अडॉप्ट किया गया, बट इसका क्योंकि डीमेरिट्स थे तो फिर आगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन टेक्निक उसको अडॉप्ट किया गया। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको भी बताया 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, क्योंकि दोनों के आईयूपीएसी नेम सेम है बट ये दोनों है तो अलग अलग 3D अरेंजमेंट, तो फिर कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम इन दोनों आईयूपीएसी नेम के साथ पहले एक प्रीफिक्स लगाएंगे। तो वो प्रीफिक्स क्या है? तो देखिए, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में हम ये प्रीफिक्स यहां पर यूज करेंगे, इसको कहते हैं डीएल नॉमेनक्लेचर। ये देखिए स्टूडेंट, डीएल नॉमेनक्लेचर, ये जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है ये कभी भी डेक्सो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी नहीं है, ये तो सिंपली प्रीफिक्स हैं जो ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल को स्टैंडर्ड मान के बनाए गए। केमिस्ट ने क्या किया, सिंपली ऐसा मान लिया कि जो प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड है, प्लस मतलब डेक्सो रोटेटरी, जो प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड है उसको आज के बाद बोल दिया जाएगा कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। मतलब यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा। केमिस्ट ने इसको ऐसा अज्यूम कर लिया। और जो माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड है, माइनस मतलब लीवो रोटेटरी, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है ग्लिसरॉल्डिहाइड, केमिस्ट ने इसको अज्यूम कर लिया कि हम इसको आज के बाद कैपिटल एल ग्लिसरॉल्डिहाइड भी बोलेंगे। हमको कैसे पता चलेगा कि कौन कैपिटल एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है और कौन कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है? तो इसको ऐसे समझिए, जो भी किरल सेंटर है उसके ऊपर OH ग्रुप को देखिए। अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो इसके लिए हम कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड लिखेंगे, और अगर OH ग्रुप किरल सेंटर पर लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम इसको कैपिटल एल ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलेंगे। तो यहां OH ऑन राइट हैंड साइड ऑन किरल सेंटर, ये देखिए, और यहां OH ऑन किरल सेंटर लेफ्ट हैंड साइड, ये क्राइटेरिया होगा स्टूडेंट्स। तो वापस सुन लीजिए मैंने क्या कहा, जब भी मुझे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन टेक्निक को फॉलो करना है, डीएल नॉमेनक्लेचर टेक्निक को फॉलो करना है, तो हमेशा हम विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉलो करेंगे। और ग्लिसरॉल्डिहाइड में जो डेक्सो रोटेटरी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, केमिस्ट ने उसको स्टैंडर्ड मान लिया कि हम उसको आज के बाद डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बोला करेंगे, कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और जो लीवो रोटेटरी ग्लिसरॉल्डिहाइड है हम उसको आज के बाद एल ग्लिसरॉल्डिहाइड बोला करेंगे। और यहां डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का मतलब है किरल सेंटर पर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में होगा, और ऐसे ही एल ग्लिसरॉल्डिहाइड का मतलब है OH ग्रुप किरल सेंटर पर लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो आई थिंक ये सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया। ओके, अब दूसरे मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाले जाएं? सबसे पहले ये तो हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड को स्टैंडर्ड कर लिया, तो इसके लिए केमिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट बनाया, वो सारे मॉलिक्यूल जिनको मैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से बना सकता हूं या डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता हूं, उनका भी कॉन्फ़िगरेशन आज के बाद कैपिटल डी होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं डी कॉन्फ़िगरेशन। ऑल दोज मॉलिक्यूल्स which are derived from D-glyceraldehyde or which converted into D-glyceraldehyde. D-glyceraldehyde also possess D configuration. ये डीएल नॉमेनक्लेचर टेक्निक है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड को यहां पर वापस लिखता हूं, ये देखिए, और हमने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन इट मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
11th क्लास में हमने रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की डेफिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर पढ़ी थी। तो अभी हम यहां पर फॉलो कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां जो ऑक्सीजन है वो कहां ऐड होगा, ये डीग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। ओके, मैं CHO ग्रुप को यहां पर ऑक्सीडाइज कर दूंगा, ऑक्सीजन को ऐड कर दूंगा, तो ये C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर अब आप ये लिखोगे डीग्लिसरिक एसिड, क्योंकि इट ऑब्टेन फ्रॉम डीग्लिसरॉल्डिहाइड, दैट्स व्हाई नाउ इट हैज कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल D। तो यही DL नोमेनक्लेचर टेक्निक है कि जो भी मॉलिक्यूल डीग्लिसरॉल्डिहाइड से बनाए जा सकते हैं या डीग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकते हैं, हम उनको भी D कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे। और इसकी जगह अगर तुम L कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो अब बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे हम L कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, ऑल दोज मॉलिक्यूल्स which are derived from L-glyceraldehyde, or which converted into L-glyceraldehyde, okay, also possess L configuration, तो ये टेक्निक है स्टूडेंट्स DL नोमेनक्लेचर टेक्निक। अब ऑब्वियसली हम खुद ही समझ पा रहे हैं, सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स के DL नोमेनक्लेचर यहां पे लिखे जा सकते हैं, D और L प्रीफिक्स उनको असाइन किया जा सकता है जो ग्लिसरॉल्डिहाइड से या तो बन रहे हैं और या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो पा रहे हैं। बट व्हाट अबाउट दोज मॉलिक्यूल जिनको ना तो मैं ग्लिसरॉल्डिहाइड से बना सकता हूं और ना ही मैं ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता हूं, उनके लिए क्या किया जाए, है ना, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, बिग क्वेश्चन मार्क। तो केमिस्ट ने इस टेक्निक को बाद में डिसओबे कर दिया कि DL नोमेनक्लेचर टेक्निक, क्योंकि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन टेक्निक है, एक मॉलिक्यूल को स्टैंडर्ड मानकर ही मैं दूसरे मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड कर सकता हूं, इसलिए इस टेक्निक को डिस्कार्ड कर दिया गया और नई टेक्निक को यहां पर डिफाइन किया गया जो RS नोमेनक्लेचर है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहां मैं कुछ और पॉइंट्स को पहले ऐड कर देता हूं, फिर हम RS नोमेनक्लेचर पर आते हैं। तो सबसे पहले ये सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में ढंग से डिक्टेट कर लीजिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं और ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल कैसा होता है। हां देखिए, जैसे यहां अगर हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपके 12th क्लास में पूरा चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट्स एंड पॉलीमर्स। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, पॉलीमर्स, इनको सबको हम पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है स्टूडेंट्स वहां पे। कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज का देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये इसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं D+ ग्लूकोज। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये जो DL नोमेनक्लेचर टेक्निक है, ये कैसे असाइन किया जाए, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए केमिस्ट ने इसके लिए क्या किया है, ये जैसे कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन 4 है, कार्बन 5 है, कार्बन 6 है, ये इसका हाईएस्ट नंबर वाला किरल सेंटर है, हाईएस्ट नंबर किरल सेंटर। हाईएस्ट नंबर का मतलब 5th नंबर है इस कार्बन का, ये भी किरल सेंटर है, ये भी किरल सेंटर है, ये भी किरल सेंटर है, अभी हम पढ़ के आए हैं हाईएस्ट नंबर किरल सेंटर। और ये जो हाईएस्ट नंबर किरल सेंटर है, हम हमेशा इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं।
अगर मुझे डीएल नोमेनक्लेचर टेक्निक फॉलो करनी है तो देखिए ये जो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, जरा इसको देखिए, COHSCH2OH, ये देखिए ये यहां दिख रहा है आपको COHSCH2OH। इसका मतलब जो हाईएस्ट नंबर वाला किरल सेंटर है उसमें OH ग्रुप को आपको देखना है कि वो राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहां पर कहां है? राइट हैंड साइड में। तो ये डी ग्लूकोज है, ये डीएल नोमेनक्लेचर है। और आप देख रहे हैं यहां पर मैंने प्लस भी लिखा हुआ है, तो प्लस का मतलब होता है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर है, इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो प्लस का मीनिंग यहां पर अलग है और कैपिटल डी का मीनिंग यहां पर अलग है। डीएल नोमेनक्लेचर इसलिए कैपिटल डी, और प्लस या माइनस इसका मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो जब भी किसी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में हमको डीएल नोमेनक्लेचर लिखना है, हमेशा उसमें जो हाईएस्ट नंबर वाला किरल सेंटर होगा उसके कॉन्फ़िगरेशन को आप चेक करोगे। तो जैसे आईआईटी में ये एक प्रॉब्लम आ चुका है कि अगर डी प्लस ग्लूकोज का ये अरेंजमेंट है तो एल माइनस ग्लूकोज का क्या होगा? ये देखिए एल, इसका मतलब ये हुआ कि जो हाईएस्ट नंबर वाला किरल सेंटर है, अब OH ग्रुप कहां पर होगा? लेफ्ट हैंड साइड के अंदर होगा। और माइनस, इसका मतलब ये तो लीवो रोटेटरी शुगर हो गई, इसका मतलब कंप्लीटली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उल्टा हो जाएगा। ओके, मिरर इमेजेस। तो आप इसको अब आप ऐसे शो करोगे, यहां OH आ गया, ये H, यहां H आ गया, ये OH, यहां OH, ये H, यहां OH, ये H और ये CH2OH। ये देखिए, तो एक तरीके से ये पूरा का पूरा मिरर इमेज हो गया। इसको भी आप चाहें तो OH, क्योंकि किरल सेंटर नहीं है तो इसको लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है, आप वहां लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए, इट इज योर चॉइस। मेन कहानी है किरल सेंटर्स पर अरेंजमेंट की। ये देखिए, तो अब जो हाईएस्ट नंबर वाला किरल सेंटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए किससे रिजेंबल कर रहा है? रिजेंबल विद एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो दिस इज वेरी गुड प्रॉब्लम, वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स में डीएल नोमेनक्लेचर टेक्निक को फॉलो करेंगे, हाईएस्ट नंबर वाला जो किरल सेंटर है हमेशा उसके ऊपर अरेंजमेंट को देखेंगे। अच्छा, इसकी जगह अगर फ्रक्टोज होता तो मैं क्या करता? सबसे पहले इसको अपनी कॉपी में ढंग से नोट करिए। हाँ बच्चों, जैसे अगर मैं इसकी जगह फ्रक्टोज लिखता, यह भी एक शुगर है, यह भी हम कार्बोहाइड्रेट में पढ़ेंगे, C6H12O6 होता है, इसको हम कीटोहेक्सोज बोलते हैं। इसके अंदर भी 6 कार्बन है बट फंक्शनल ग्रुप यहां पर कीटोन है। तो देखिए, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में सिर्फ कार्बन 1 और कार्बन 2 का ही डिफरेंस है। ये देखिए, रिमेनिंग पूरा अरेंजमेंट सेम है। ये देखिए, कार्बन 1 और कार्बन 2 पर कीटोन है। अब रिमेनिंग अरेंजमेंट पूरा ग्लूकोज से रिजेंबल कर रहा है। ये कार्बन 3 हो गया जो किरल सेंटर है, ये कार्बन 4 है जो किरल सेंटर है, ये कार्बन 5 है जो किरल सेंटर है, और ये कार्बन 6 है। ओके, और यहां पर भी आप देखिए, ये हाईएस्ट नंबर वाला किरल सेंटर, हाईएस्ट नंबर किरल सेंटर। तो स्टूडेंट, जो हाईएस्ट नंबर वाला यहां पे किरल सेंटर है वो फिर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से रिजेंबल कर रहा है, और इसलिए इसको यह भी बोला जाता है डी माइनस फ्रक्टोज। ये देखिए, माइनस और यहां पे प्लस, ये मैं आपको पहले ही बता के आ चुका हूं, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है। तो इसमें हमको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा एक्सपेरिमेंट से पता चलेंगे। तभी तो केमिस्ट ने डीएल नोमेनक्लेचर या आरएस नोमेनक्लेचर टेक्निक बनाई है, क्योंकि वो हम बहुत इजीली यहां पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहां डी स्टैंड्स फॉर डीएल नोमेनक्लेचर, माइनस का मतलब है लीवो रोटेटरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अपनी कॉपी में ढंग से नोट करिए। ओके, तो ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। तो जब भी कार्बोहाइड्रेट्स में हम अरेंजमेंट देखेंगे
डीएल नोमेनक्लेचर लिखना चाहेंगे, हाईएस्ट नंबर वाले किरल सेंटर का 3D अरेंजमेंट देखेंगे। तो ढंग से इसको अपनी कॉपी में स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। अब हम आरएस नोमेनक्लेचर मतलब एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन टेक्निक पर आएंगे। हां बच्चों, अभी हमने डीएल नोमेनक्लेचर को पढ़ लिया है और मैंने आपको जैसा भी कार्बोहाइड्रेट्स में भी बताया कि हम अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ जो किरल सेंटर है वहां पर अगर कार्बोहाइड्रेट में कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि वो रिजेंबल कर रहा है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से तो डी कॉन्फ़िगरेशन होगा, और अगर वो रिजेंबल कर रहा है एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से तो एल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो डीएल नोमेनक्लेचर में इससे ज्यादा हमसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। नाउ अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर आ गया हूं जिसके लिए हमने इतनी सारी अभी तक प्रिपरेशन करी, वो है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इट इज 100% करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी गिवन मॉलिक्यूल। अभी हमने जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन टेक्निक फॉलो करी थी उसमें हमको एक मॉलिक्यूल को स्टैंडर्ड मानकर उसके रेस्पेक्ट में हमने दूसरे मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशंस को प्रेडिक्ट किया था, इसलिए हमने उसको नाम दिया था रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब है यहां पर हमको किसी को भी स्टैंडर्ड नहीं मानना, वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। ओके, इसके बेसिस पर हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इट मींस 100% करेक्ट 3D कॉन्फ़िगरेशन पता करने की कोशिश करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का। इसके लिए वी हैव टू फॉलो आरएस नोमेनक्लेचर। हम हमेशा आरएस नोमेनक्लेचर यहां पर फॉलो करते हैं। ये जो आरएस नोमेनक्लेचर है, आर केम फ्रॉम लैटिन वर्ड रेक्टस। ये एक लैटिन वर्ड है रेक्टस, उससे आर केमिस्ट ने लिया है। मींस टुवर्ड्स राइट, राइट में रोटेट करना। ये देखिए राइट, इसका मतलब हो गया क्लॉकवाइज, टुवर्ड्स राइट मतलब क्लॉकवाइज। और ये जो एस है, केम फ्रॉम लैटिन वर्ड सिनिस्टर, और इसका मतलब होता है टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी हम आर या एस की बात करते हैं तो हमेशा हम आर का मतलब रेक्टस से यहां पर निकालेंगे, जिसका मतलब होगा कि हम क्लॉकवाइज मॉलिक्यूल को यहां पर चेक कर रहे हैं, टुवर्ड्स राइट। और एस का मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज मॉलिक्यूल में जो प्रायोरिटी है, जो एटम्स का प्रायोरिटी है, उसको यहां पर चेक कर रहे हैं। वो मैं आपको अभी करके बताता हूं। तो हमने सबसे पहले क्लियर कर लिया कि जो आर एस नोमेनक्लेचर टेक्निक है उसमें आर और एस का मीनिंग क्या है। नाउ जब भी मैं आर एस नोमेनक्लेचर करूंगा, वाइल राइटिंग आर एस नोमेनक्लेचर, we have to follow some steps। हमको हमेशा कुछ स्टेप्स यहां पे हमेशा फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इन स्टेप्स को क्लियर करते हैं कि ये स्टेप्स कौन कौन से हैं। स्टेप 1, वी हैव टू असाइन प्रायोरिटी। जो प्रायोरिटी है ऑफ एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू किरल सेंटर, क्वेश्चन ये उठता है कि प्रायोरिटी हम असाइन कैसे करेंगे। तो देखिए प्रायोरिटी
जैसे हमने ईजेन नॉमेनक्लेचर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में किया था, प्रायोरिटी always assign on the basis of एटॉमिक नंबर। बिल्कुल सेम हमने इजेड नॉमेनक्लेचर में भी किया था, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर ही हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं। ओके, अब एटॉमिक नंबर बेसिस पर अगर मुझे यहां पे प्रायोरिटी असाइन करनी है तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एटम है उसको हमेशा हम ए प्रायोरिटी असाइन कर देंगे, ए उसके साथ लिख देंगे, ए असाइन टू दैट एटम विच हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी। और हाईएस्ट प्रायोरिटी का मतलब है कि उसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है। एंड डी असाइन टू दैट एटम विच हैज लोएस्ट प्रायोरिटी। लोएस्ट प्रायोरिटी का मतलब है कि जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, सबसे कम है। तो ए का मतलब होगा जिसको हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी असाइन करिए, और डी का मतलब होगा जिसको हमने लोएस्ट प्रायोरिटी असाइन करिए। इसका मतलब यह हुआ प्रायोरिटी असाइन फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी। ये देखिए, ये हम हमेशा कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, जिसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है उसको हमने ए लिख दिया, उसके बाद नेक्स्ट बी लिख दिया, नेक्स्ट को सी लिख दिया, और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है उसको हम क्या प्रायोरिटी असाइन कर रहे हैं, डी प्रायोरिटी असाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 होगा। नाउ स्टेप नंबर 3, अगर मैं प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर बेसिस पर असाइन नहीं कर पा रहा हूं, इफ प्रायोरिटी could not assign on the basis of atomic number, then we have to follow CIP सिस्टम। हमको हमेशा CIP सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। ये देखिए वापस CIP सिस्टम आ गया, कान, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग। और इसके लिए जो मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर, स्टूडेंट उसको आपको वापस ढंग से एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। CIP सिस्टम में हमने क्या डिस्कस किया था, जब सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो हम क्या चेक करते हैं, और अगर मल्टीपल बॉन्ड्स भी हैं तो हम फिर CIP सिस्टम में कैसे जो ग्रुप ऑफ एटम्स है उनको असाइन करते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है कि वी हैव टू फॉलो CIP सिस्टम, दैट इज हम नेक्स्ट जो अनअसाइंड एटम्स और ग्रुप्स है उनका सेट बनाएंगे। वी हैव टू कॉन्स्टिट्यूट set of atoms on unassigned atoms और ग्रुप्स। और ये प्रोसेस हम तब तक कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि हमको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल जाता। तो यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, and this process continued until any decision can be made। मतलब अगर मैं एटॉमिक नंबर बेसिस पर प्रायोरिटी असाइन नहीं कर पा रहा हूं तो फिर मैं CIP सिस्टम फॉलो कर रहा हूं,
और सीआईपी सिस्टम में जैसा हमने पढ़ा कि हम सेट ऑफ एटम्स को चेक करते हैं, अगर मुझे डिफरेंट सेट ऑफ एटम्स मिल जाते हैं अनअसाइंड एटम्स और ग्रुप्स के ऊपर, तो डेफिनेटली वही आंसर आ जाएगा। अगर वहां पर भी सेम सेट्स मिलते हैं तो फिर मैं ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करता रहूंगा जब तक कि मैं किसी रिजल्ट के ऊपर नहीं पहुंच जाता हूं। तो ये मैंने यहां पर मेंशन किया है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। अच्छा, अगर तुमको आइसोटोप्स मिलते हैं तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर आइसोटोप्स हैं तो जिसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा है, इन केस ऑफ आइसोटोप्स आइसोटोप ऑफ ग्रेटेस्ट एटॉमिक मास हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो ये सारे स्टेप्स मैं अगर बहुत ढंग से फॉलो करूंगा तो डेफिनेटली मैं बहुत इजीली प्रॉब्लम को हिट कर पाऊंगा। और लास्ट स्टेप, इसके अंदर एक्चुअली अब लास्ट पॉइंट पर ये हम फॉलो करेंगे कि जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला एटम या ग्रुप है शुड बी प्रेजेंट ऑन वर्टिकल बॉन्ड। लीस्ट प्रायोरिटी एटम और ग्रुप should be present on vertical bond। जनरली वर्टिकल बॉन्ड के बॉटम पर होना चाहिए, अगर टॉप पर भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंपॉर्टेंट है वर्टिकल बॉन्ड पर होना चाहिए। इफ नॉट प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड, अगर ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर प्रेजेंट है तो फिर हम क्या करेंगे? इफ प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड देन वी हैव टू रोटेट गिवन मॉलिक्यूल। मुझे मॉलिक्यूल को रोटेट कराना पड़ेगा, गिवन मॉलिक्यूल, सो दैट लीस्ट प्रायोरिटी एटम और ग्रुप will now appear on vertical bond। ओके स्टूडेंट, अब हमने मॉलिक्यूल को रोटेट कराया और रोटेट कराने से वो वर्टिकल बॉन्ड पर आ गया, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम बोर्ड के ऊपर या कॉपी के ऊपर किसी भी मॉलिक्यूल को रोटेट कराएं और रोटेट करा के लीस्ट प्रायोरिटी वाले एटम या ग्रुप को हम कहां पर लेके आ जाएं? हम वर्टिकल बॉन्ड पर लेके आ जाएं। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखा है। क्या? अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला एटम और ग्रुप आपको कभी भी हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर मिलता है तो हम मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं कराएं। जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, मतलब अगर मेरा कॉन्फ़िगरेशन आर आ रहा है, लीस्ट प्रायोरिटी वाला एटम या ग्रुप हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है और कॉन्फ़िगरेशन आर आ रहा है, तो हम उसका उल्टा आंसर रिपोर्ट करके आएंगे, मतलब एस रिपोर्ट करके आएंगे। और अगर मेरा कॉन्फ़िगरेशन एस आ रहा है, लीस्ट प्रायोरिटी वाला एटम या ग्रुप हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है और कॉन्फ़िगरेशन एस आ रहा है, तो मैं उसका आंसर क्या रिपोर्ट करके आऊंगा? आर रिपोर्ट करके आऊंगा। ये ट्रिक है। तो आपको बगैर कोई रोटेशन कराए हुए सिंपली ऐसे रिपोर्ट कर देना है। यू विल फाइंड 100% करेक्ट आंसर। ओके, तो मैं आपको यहां पर ये ट्रिक भी मेंशन कर देता हूं और फिर कुछ एग्जांपल्स यहां पर मैं अटेम्प्ट करके आपको बताता हूं। हाँ बच्चों, तो मैंने यहां पर ये ट्रिक मेंशन कर दिया है, इसको आप ढंग से अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इफ वी डोंट वांट टू रोटेट गिवन मॉलिक्यूल, अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला एटम और ग्रुप हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है और हम उसको रोटेट नहीं कराना चाह रहे। अच्छा, आप सभी ये सोच रहे होंगे कि सर वर्टिकल बॉन्ड पे लाना जरूरी क्यों है? सोच रहे थे ना? तो वर्टिकल बॉन्ड का मतलब एक्चुअली होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, मतलब हमसे दूर। और क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी वाला एटम या ग्रुप हम वर्टिकल बॉन्ड पर ला रहे हैं, इसका मतलब हमको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो रूल ये बनाया गया है कि वर्टिकल बॉन्ड का मतलब होता है ऐसा बॉन्ड जो हमसे दूर है, अवे फ्रॉम अस। इसको
जैसे मैं ऐसे समझा देता हूं, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है, इसका मतलब है कि ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर रहना चाहिए, मतलब आपके पास रहना चाहिए। और ये जो बॉन्ड है, जो वर्टिकल बॉन्ड है, ये हमसे दूर रहना चाहिए, अवे रहना चाहिए, तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। इसलिए हम लीस्ट प्रायोरिटी वाले एटम या ग्रुप को हमेशा वर्टिकल बॉन्ड पे लाने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो गया ना सभी को? तो मैं जो आपको भी यहां पे ट्रिक में बता रहा था कि अगर मैं मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं करना चाह रहा तो फिर हम क्या करेंगे? देन जस्ट वी हैव टू रिपोर्ट रिवर्स आंसर ऑफ दैट विच वी विल गेट एक्चुअली। मतलब जो भी आंसर मुझे एक्चुअली मिलता है, हम उसका रिवर्स आंसर रिपोर्ट करके आएंगे, जैसा मैंने आपको भी बताया भी था। ओके, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके बताता हूं तो और कॉन्फिडेंस हमको मिलेगा। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है आरएस नॉमेनक्लेचर इन कंपाउंड्स कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड्स। ये सारे जो एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिखे हैं उसके अंदर मैं सिंगल बॉन्ड्स वाले मॉलिक्यूल्स को यहां पे लूंगा, मल्टीपल बॉन्ड्स हमारा नेक्स्ट केस होगा। देखिए ये मैंने एग्जांपल 1 लिखा है ब्यूटेन टू ऑल। आप देख रहे हैं ब्यूटेन टू ऑल, इसके सामने मिरर रखा हुआ है, इसका मिरर इमेज ये बन रहा है, इट इज ब्यूटेन टू ऑल। ओके, कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप है, ब्यूटेन टू ऑल। ओके, ये किरेल सेंटर हमको दिख रहा है। अब दोनों ही ब्यूटेन टू ऑल है, और अभी हम इसी को तो स्ट्रगल करके आए डीएल नॉमेनक्लेचर में भी, कि साइंटिस्ट के सामने भी यही प्रॉब्लम था कि भाई इनको डिस्टिंग्विश कैसे रिपोर्ट किया जाए, तो वी हैव टू रिपोर्ट विद प्रीफिक्स, जो R और S यहां पर हैं। तो अब कैसे हम R और S यहां पर असाइन करेंगे? सबसे पहले ब्यूटेन टू ऑल के इस कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। देखिए किरेल सेंटर से डायरेक्टली कनेक्ट जो एटम है, ये ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, डायरेक्टली कनेक्ट एटम को देखिए तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इन सब में सबसे ज्यादा है, इसको हम A असाइन कर देंगे। ये मैंने इसको A असाइन कर दिया। इसके बाद हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, इसको मैंने D असाइन कर दिया। अब हम यहां पर फंस गए, दोनों कार्बन हैं, ये देखिए, तो इसका मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सेम है। अब मैं CIP सिस्टम को फॉलो करूंगा, तो स्टूडेंट यहां CIP सिस्टम के अकॉर्डिंग कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, तो ट्रिपल H का सेट बन गया। और ऐसे यहां हम देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, तो सेट बन गया HSC। ये देखिए, तो डिसाइड हो गया कि A के बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी B, इसको मिलेगा फिर C, और ये तो D है ही। तो यही हम डिस्कस कर रहे थे। अब आपके पास A से B, B से C। अब देखिए मैं A से B मूव करूंगा, B से C मूव करूंगा, बीच में हाइड्रोजन आ रहा है D, तो क्योंकि इसकी प्रायोरिटी लोएस्ट है, हम हमेशा इसको इग्नोर करके चला करेंगे, तो मुझे A से B ही जाना है हमेशा। तो A से B से C, ये देखिए, इसका मतलब मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं? कैसे जा रहा हूं? क्लॉकवाइज जा रहा हूं। अब क्लॉकवाइज जाने का मतलब यह हुआ कि मेरा जो अभी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो R आ रहा है यहां पे, लेकिन हम अभी ये कोई डिसीजन नहीं बना सकते। क्यों? मुझे सबसे पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला एटम या ग्रुप है वो कहां पर है। तो आप देखिए हाइड्रोजन जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला है वो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है या वर्टिकल बॉन्ड पर है? हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब मुझे इस मॉलिक्यूल को रोटेट कराना पड़ेगा बोर्ड पर, जिससे कि ये हाइड्रोजन वर्टिकल बॉन्ड पर चला जाए। लेकिन अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताया, हम रोटेशन की जगह सिंपली जो भी मुझे कॉन्फ़िगरेशन अभी मिल रहा है उसका उल्टा रिपोर्ट करूंगा। मतलब मैं R की जगह यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या रिपोर्ट करूंगा? S। तो ये देखिए S ब्यूटेन टू ऑल हो गया है, ये इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। अब ऑब्वियस है कि इसके सामने मिरर रखा हुआ है, ये इनैंशोमर हैं दोनों। यहां लिख देता हूं थोड़ा सा मैं, इनैंशोमर, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये S आ गया है 100% वो R आएगा, इनैंशोमर। तो देखिए यहां जरा चेक करते हैं, इस कार्बन पर ये A, ये हाइड्रोजन को D, ऑब्वियसली अब यहां इसको हम C असाइन कर ही चुके हैं, इसको B असाइन कर चुके हैं, A से B से C। ये देखिए ये मैं ऐसे चल रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। इसका मतलब अभी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? S। इसको मुझे रिपोर्ट नहीं करना क्योंकि हाइड्रोजन कहां पर है? हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पे, तो इसलिए जो भी आंसर आ रहा है उसका उल्टा, तो उसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? R। क्लियर हो गया सभी को? ओके,
तो आप वापस एक बार मेरे इस वीडियो को स्क्रॉल करके देखिए, आपको बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे किया है। मैं कुछ और एग्जांपल्स यहां पर ऐड कर रहा हूं। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। देखिए जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 2 में लिखा है, तो अच्छा इनएंशोमर्स में हमेशा यही होगा कि अगर एक का कॉन्फ़िगरेशन एस आ रहा है और उसके इनएंशोमर का कॉन्फ़िगरेशन आर आ रहा है, इट मींस 100% यहां इनएंशोमर्स हैं ये। अच्छा इनएंशोमर्स की डेफिनेशन ये होती है कि कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, वो आपको भी मैं आगे डेफिनेशन में भी लिखूंगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो इनएंशोमर्स में हमेशा हम यही देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन एकदम उल्टा हो जाएगा, एस है तो आर हो जाएगा, आर है तो एस हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को जरा यहां पे डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 2, ये आप देखिए किरल सेंटर है, ये कार्बन, इस पे डायरेक्टली O कनेक्ट है, N कनेक्ट है, C कनेक्ट है, C कनेक्ट है। किसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है? हमेशा पहले एटॉमिक नंबर बेसिस पे प्रायोरिटी देनी है, तो O का हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, तो A, नाइट्रोजन B। अब आ गए दोनों कार्बन, फिर फंस गए, तो फिर यहां पे CIP सिस्टम फॉलो करेंगे। तो इस कार्बन पर सेट क्या बन रहा है? यहां पर सेट बन रहा है, इसको मैं यहां H2 कर देता हूं, ये H2 है ना। तो यहां सेट बन रहा है HCl, ये देखिए, और ऐसे ही यहां सेट बन रहा है HBr। तो हम ये CIP सिस्टम में ऑलरेडी डिस्कस करके आए हुए हैं, ब्रोमीन और वहां क्लोरीन, विच हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी। जहां ब्रोमीन है, जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, इसका मतलब ये C हो गया और ये D हो गया, ये देखिए। अब फिर वही A से B, B से C, तो ऑब्वियसली D को बाईपास करते हुए जाएंगे, मतलब ऐसे जाएंगे। तो कैसे जा रहे हैं हम? क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। लेकिन जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर होना चाहिए, वर्टिकल। तो अभी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? आर। इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्या कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट करेंगे? एस। ये करेक्ट आंसर है, दिस इज करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो सभी ने इसको अपनी कॉपी में नोट कर लिया। चलिए एग्जांपल नंबर 3 के ऊपर आते हैं। इसके अंदर हम यहां पर देख रहे हैं कि ये किरल सेंटर है, यहां नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है, कार्बन है, सल्फर है। तो यहां तो ऑब्वियसली सारे ही एटम डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर बेसिस पर क्लियर प्रायोरिटी हम दे सकते हैं। विच हैज हाईएस्ट एटॉमिक नंबर? ब्रोमीन, इट मींस ए, उसके बाद सल्फर बी, उसके बाद नाइट्रोजन सी, उसके बाद कार्बन डी, ये देखिए। तो सबसे पहले हमने एटॉमिक नंबर बेसिस पर प्रायोरिटी को असाइन कर दिया। अब आप ए से बी पर जाएंगे। अब देखिए ये फिर बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, मुझे ए से बी जाना है। अब यहां से जाऊंगा तो बीच में डी आ रहा है, वहां से जाऊंगा तो बीच में सी आ रहा है, तो कहां से जाएंगे? तो इसका आंसर फिर वही है, हम हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी वाले एटम या ग्रुप को बाईपास करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो मैं ए से बी अगर जाऊंगा तो डी को बाईपास करते हुए जाऊंगा। बाईपास का मतलब समझ में आता है सभी को? बाईपास, जब मैं हाईवे से मूव कर रहा होता हूं और बहुत सारे छोटे छोटे वहां पे टाउन्स आते हैं, तो आप देखते हैं कि बाईपास होते हैं, टाउन के अंदर से जाने की बजाय हम उन बाईपास से निकल जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही मैं यहां पर डी को बाईपास करते हुए ए से बी जाऊंगा। ये देखिए ए से बी फिर सी के ऊपर आ गया। तो क्लॉकवाइज आया या एंटी क्लॉकवाइज आया? क्लॉकवाइज आया। तो पहली बात ये डिसाइड हो गया कि मैं क्लॉकवाइज आया। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? कॉन्फ़िगरेशन आर, लेकिन डी फिर हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है। तो इसलिए जो भी आंसर आ रहा है उसका मुझे उल्टा आंसर रिपोर्ट करना पड़ेगा। आर को मैंने क्रॉस कर दिया है, इट हैज करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन एस, ये इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो सभी को स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? तो ये जितने भी स्टेप्स मैंने फॉलो किए, मुझे कभी भी स्टेप्स तो पूछने से रहा एग्जामिनर, ये तो बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह हमारे दिमाग में चलते रहेंगे। हम इन स्टेप्स को ऐसे प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, इससे हम इनएंशोमर्स पता कर पाएंगे, इससे हम डाइस्टीरियोमर्स पता कर पाएंगे, इससे हम होमोमर्स पता कर पाएंगे। वो भी मैं आपको अभी यहां पर करके बताता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, अब मैं यहां पर कुछ और एग्जांपल्स को मेंशन कर दिया हूं। केस 2 मैंने लिखा है आरएस नॉमेनक्लेचर इन कंपाउंड्स हैविंग
मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है कि जहां पे डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली यहां पर भी हम सीआईपी सिस्टम को फॉलो करेंगे। जैसे आप देखिए ये एग्जांपल नंबर 1 मैंने लिखा है। सबसे पहले यहां एंश्योर कर लेना जरूरी होगा कि किरेल सेंटर कहां पर है। तो देखिए ये कार्बन COH, CHO, CH डबल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोजन से कनेक्टेड, मतलब ये किरेल सेंटर है। अब मैं प्रायोरिटी असाइन करना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो किरेल सेंटर है उसमें डायरेक्टली कनेक्ट एटम कार्बन 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 और ये हाइड्रोजन, मतलब ये पक्का हो गया कि इसको जो डी मिलेगा। अब इन तीनों में किसको क्या मिलेगा? तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें आपको याद होगा हमने सेट बनाया था ट्रिपल ओ का। ऐसे ही जो एल्डिहाइड ग्रुप है हमने उसमें सेट बनाया था डबल OH का। ओके, सीआईपी सिस्टम को स्क्रॉल करके आपको वापस सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेना है वहां पे। ओके, और CH डबल बॉन्ड CH2 क्या माना था इसको? देखिए CH जो डबल बॉन्ड CH2 है, यहां सिग्मा और यहां पाई, तो इसको जब हम पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ऐसे ब्रेक होगा। ये कार्बन से कार्बन कनेक्ट और कार्बन से यहां पर भी कार्बन कनेक्ट, मतलब इसके ऊपर सेट बनेगा डबल CH का, यहां डबल CH का सेट बनेगा। ये देखिए, तो अब आपका आंसर आ गया। अब आप यहां पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको असाइन करोगे? यहां ट्रिपल O है तो A, यहां डबल OH है तो B, यहां 2 CH है तो C। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है और D तो ये है ही, तो A से B से C से D। इसका मतलब हम ऐसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं? कैसे चल रहे हैं? क्लॉकवाइज चल रहे हो। और हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है, जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला एटम या ग्रुप है, तो कॉन्फ़िगरेशन अभी क्या आ रहा है? R आ रहा है। ये हमको रिपोर्ट नहीं करना, क्या कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट करना है? S। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर मैं आता हूं। यहां हम देख रहे हैं कि CHO, CHOS, CHOS, CH2OH लिखा हुआ है। अब किरेल सेंटर कहां पर है? ये देखिए ये किरेल सेंटर है, इसको मैं कार्बन नंबर 2 बोल दूंगा। ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है, ये किरेल सेंटर है। OH अलग, H अलग, CHO अलग, नीचे ग्रुप अलग, और ऐसे ये भी किरेल सेंटर है। OH अलग, H अलग, CH2OH अलग और ऊपर ग्रुप अलग। ठीक है, सबसे पहले कार्बन 2 पर कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना पड़ेगा, फिर कार्बन 3 पर कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं जरा। कार्बन 2 पर COCH, मतलब इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसकी लोएस्ट प्रायोरिटी, ये तो डिसाइड हो गया। अब ये भी C है और ये भी C है, तो फिर मुझे सेट बनाना पड़ेगा। तो यहां सेट डबल OH और यहां सेट क्या बन रहा है? यहां सेट बन रहा है OCH। ये देखिए, तो क्योंकि यहां 2 हायर एटॉमिक नंबर वाले ऑक्सीजन है, ऑब्वियसली इसकी प्रायोरिटी इस कार्बन से ज्यादा होगी, तो इसको मैं बोलूंगा B और इसको मैं क्या बोलूंगा? C। ये देखिए, अब मैं A से B से C, इसका मतलब ऐसे जाऊंगा D को बाईपास करते हुए। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को? इसका मतलब मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं। तो अभी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? S। ये रिपोर्ट नहीं करना, क्यों? हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है, इसका मतलब जो आंसर आएगा उसका उल्टा। तो 2 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R है, ये आंसर सही है। तो सबसे पहले इसको अपनी कॉपी में ढंग से नोट कर लीजिए, ये क्लियर हो गया। अब देखिए यही मैंने यहां पर बनाया है वापस मॉलिक्यूल, क्योंकि यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगी, तो इसलिए जो कार्बन 3 है उसके कॉन्फ़िगरेशन को मैं इस मॉलिक्यूल में यहां लिखूंगा, तो आपको एकदम क्लियर रहेगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये फिर वही कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, ये किरेल सेंटर है। अब मुझे कार्बन 3 का कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है, तो 3 पर OHCC, इसका मतलब इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी A, इसकी लोएस्ट प्रायोरिटी D। अब यहां फिर मुझे सेट बनाना पड़ेगा, तो सेट क्या बन रहा है? HOC। और यहां सेट क्या बन रहा है? यहां बन रहा है HHO। ये देखिए, तो O यहां पर भी है, O यहां पर भी है, लेकिन यहां फिर कार्बन है, वहां 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये श्योर हो गया कि इसको B मिलेगा और यहां इसको C मिलेगा और D तो इसका है ही। ओके, तो A से B से C, इसका मतलब वापस एंटी क्लॉकवाइज कार्बन 3 के ऊपर भी। और हाइड्रोजन क्योंकि हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है, जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, तो अभी कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या आ रहा है? S। ये रिपोर्ट नहीं करना। 3 का कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है? R है। ये देखिए,
ये करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। तो ये जो मॉलिक्यूल हमने यहां पे ड्रॉ किया था, इसमें 2 कार्बन पर भी कॉन्फ़िगरेशन R है और 3 कार्बन पर भी कॉन्फ़िगरेशन R है। बस अब हम यही करते जाएंगे, इसमें कोई और नई चीज नहीं आने वाली। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो कुछ और एग्जांपल्स ऐड करते। हाँ देखिए, सबसे पहले अपनी कॉपी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लीजिए। एनेंटियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, होमोमर्स, इनकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी, लेकिन आज के बाद इसमें हम ये भी पॉइंट याद रखेंगे। एनेंटियोमर्स, एनेंटियोमर्स का मतलब होगा इन विच कंप्लीट इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। इन्वर्जन, जो मैंने आपको भी एग्जांपल बताए थे एनेंटियोमर्स के, कि अगर एक एनेंटियोमर का कॉन्फ़िगरेशन R है तो दूसरे का क्या हो जाएगा? S। इसको कहते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ये भी हम फ्रीक्वेंटली यूज करने जा रहे हैं। 12th क्लास में फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, बहुत काम आता है। ओके, तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस ऑन चिरल सेंटर्स इन गिवन 3D मॉलिक्यूल्स। तो जो भी चिरल सेंटर्स हैं वहां पर अगर कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया, तो हम इसको बोलते हैं एनेंटियोमर्स हैं। ओके, इसकी जगह डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? वो सारे स्टीरियोआइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते। बिल्कुल सही, आपको याद आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां पे कॉन्फ़िगरेशन चेक करूंगा तो हो सकता है कि किसी चिरल कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन मैच कर जाए और किसी चिरल कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन मैच ना करे, मतलब इन्वर्जन हो जाए। तो यहां इन विच some carbon atoms have same configuration and other carbon atoms have different configurations। तो यहां पे ना तो कंप्लीट इन्वर्जन होगा ना कंप्लीट रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो सच टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स हम इनको बोलेंगे डायस्टीरियोमर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मैं आपको भी प्रॉब्लम अटेंड करके बता रहा हूं। और होमोमर्स, होमोमर्स का मतलब क्या है? होमोमर्स का मतलब है आइडेंटिकल 3D अरेंजमेंट्स। ये हम पहले भी डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हैं। सेम 3D अरेंजमेंट्स को हम होमोमर्स बोलते हैं। और इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे R और S। अगर हमेशा सभी मॉलिक्यूल में कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है, R है तो दूसरे में भी R आ रहा है, S है तो दूसरे में भी S आ रहा है, तो हम इसको बोलते हैं होमोमर्स। तो इसलिए मैंने लिखा है दैट इज कंप्लीट रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशंस, सेम कॉन्फ़िगरेशन। तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, इसका मीनिंग क्या है? सेम कॉन्फ़िगरेशन। और इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इसका मीनिंग क्या है? कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ढंग से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने यहां पर एक प्रॉब्लम लिखा है, फाइंड रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मॉलिक्यूल। आपको 2 मॉलिक्यूल्स गिवन है, दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन यहां अगर देखा जाए तो 3D अरेंजमेंट डिफरेंट है। अब मुझे यह बताना है क्या कि फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है। इट मींस वेदर दे आर एनेंटियोमर्स, दे आर डायस्टीरियोमर, दे आर होमोमर्स, क्या है ये? तो कैसे करेंगे? सिंपली हम RS नोमेनक्लेचर यहां पे असाइन करेंगे। तो करते हैं जरा। चिरल सेंटर, सबसे पहले देख लीजिए दोनों स्ट्रक्चर वाइज सेम है क्या? NH2OH CH2OH CH3, NH2OH CH2OH CH3, सही है। अब आप चिरल सेंटर है, ये भी चिरल सेंटर है, असाइन करिए प्रायोरिटी। O है, N है, C है, C है। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? ऑक्सीजन का, तो A। आफ्टर दैट नाइट्रोजन का B। अब ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो सेट बनाएंगे। तो इस कार्बन पे सेट क्या बन रहा है? HHO। इस कार्बन पर सेट क्या बन रहा है? HHH। इसका मतलब उसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, तो ये C हो गया और ये D हो गया। ये देखिए, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? नाउ अब मुझे A से B जाना है। तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, बीच में यहां D आ रहा है, बीच में यहां C आ रहा है, तो मैं D को बाईपास करूंगा। तो A से B D को बाईपास करते हुए निकल गए। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। और जो D है, अब देखिए वो ऑलरेडी वर्टिकल बॉन्ड पर है, तो इसका मतलब यहां पर तो कोई रोटेशन का वैसे भी दिक्कत नहीं है। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है दैट इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? S आ रहा है। ये S अरेंजमेंट हो गया। अब आइए वहां देखते हैं, वहां कहां हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है? ऑक्सीजन का A, नाइट्रोजन का B। यहां पे हमने वही सेट बनाया था, ये C है और ये D है। A से B जा रहा हूं D को बाईपास करते हुए, तो देखिए ऐसे पहुंच गया। क्लियर हो गया? और हम यहां पर क्या देख रहे हैं? जो D है
वो अब हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है, तो कॉन्फ़िगरेशन अभी क्या आ रहा है, अभी आ रहा है एस। ये रिपोर्ट नहीं करोगे, क्या रिपोर्ट करोगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसका उल्टा। इसका मतलब इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर है। ये देखिए यहां क्या था, एस, वहां क्या है, आर। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। आपसे रिलेशन पूछा गया था, तो आप लिखेंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, एनेंशोमर्स हैं। ये आपका आंसर होगा। आपको ये रिपोर्ट करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड में रिलेशन क्या है, एनेंशोमर्स हैं। तो यही पूछा गया था और यही डेफिनेशन अब मैं हमेशा फॉलो करने जा रहा हूं। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो मैंने प्रॉब्लम लिखा है, यहां पे लिखा है फाइंड रिलेशन बिटवीन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट और सेकंड को रिलेट करिए, फर्स्ट और थर्ड को रिलेट करिए, सेकंड और थर्ड को रिलेट करिए। और स्टूडेंट्स ये टार्ट्रिक एसिड है। टार्ट्रिक एसिड अभी हम पढ़ के आए हैं, कितने किरल सेंटर्स होते हैं, 2 किरल सेंटर्स होते हैं। तो ये टार्ट्रिक एसिड के डिफरेंट 3D अरेंजमेंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले चेक कर लीजिए क्या कहीं हमने कोई एरर तो नहीं कर दिया है, तो स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सही हैं, 3D अरेंजमेंट्स डिफरेंट हैं ऑब्वियसली, है ना। अब मैं वन बाय वन सभी के कॉन्फ़िगरेशंस पहले प्रेडिक्ट कर लेता हूं और फिर मैं इनको रिलेट करूंगा। तो देखिए यहां हम नंबरिंग असाइन कर देते हैं, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है, ऐसे सब में कर दीजिए। और हम उसके बाद यहां कार्बन 2 और 3 का कॉन्फ़िगरेशन मैच करके देखेंगे, क्योंकि किरल सेंटर्स ये हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट जो 3D अरेंजमेंट है उसको जरा हम चेक कर लेते हैं। यहां कार्बन 2 पर कॉन्फ़िगरेशन देखिए, O, C, H और C, मतलब A ये है, D ये है, यहां C, तो यहां सेट ट्रिपल O का और यहां सेट HCO का, HCO, ये देखिए। इसका मतलब इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, तो इसको मैं यहां पे B असाइन कर देता हूं, ये B। ऑब्वियसली नीचे C है। अब मैं यहां नीचे C इसलिए लिखूंगा वरना फिर वही हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो A B ऑब्वियसली नीचे C है और यहां D है, तो A से B जाऊंगा और B से C के पास जाऊंगा, D को बाईपास करते हुए। तो कैसे जा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं। हाइड्रोजन कहां है, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल पर। तो अभी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, 2s। मुझे क्या रिपोर्ट करना है, 2r, तो 2 कॉन्फ़िगरेशन r है। ऐसे ही अब आ जाइए थर्ड के ऊपर। तो थर्ड में यहां ये A है, ये D है, यहां फिर COH, तो सेट है ट्रिपल O का, और वहां HOC, तो सेट फिर वही HOC का। इसका मतलब इसको हम B बोलेंगे, ऊपर वाले को C बोलेंगे। तो देखिए A से B, इसका मतलब ऐसे, और फिर C पर जा रहा हूं D को बाईपास करते हुए, तो क्लॉकवाइज जा रहा हूं। कैसे जा रहा हूं, क्लॉकवाइज। इसका मतलब R कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, बट हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है, तो 3 का कॉन्फ़िगरेशन यहां पर क्या होगा, S होगा। ये देखिए, तो हमने कार्बन 2 और कार्बन 3 पर कॉन्फ़िगरेशंस पता कर लिए। फर्स्ट में 2r और 3s है। अब मैं सेकंड के ऊपर आ जाऊंगा। तो सेकंड का जो अरेंजमेंट है, आप देख रहे हैं कि सेकंड फर्स्ट का एकदम मिरर इमेज दिख रहा है। इसका मतलब ये एनेंशोमर हो सकते हैं। तो ऑब्वियस है, 2 यहां पे R है, तो वहां पे 2 क्या आना चाहिए, S आना चाहिए। 3s है, तो वहां पे 3r आना चाहिए। चेक कर लेते हैं जरा। सबसे पहले 2 पर ये A, ये D, ये यहां पे फिर वही ट्रिपल O का सेट बनेगा, और यहां फिर वही सेट बनेगा HOC का। तो इसका मतलब इसको B मिलेगा, इसको C मिलेगा। C नीचे नहीं लिख रहा हूं मैं। तो A से B से C जा रहे हैं वाया D, ये देखिए क्लॉकवाइज जा रहे हैं, बट D हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है, तो जो आंसर आ रहा है उसका उल्टा, मतलब 2 अभी R आ रहा है, S लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ही 3 पर आ जाइए, ये A है, ये D है, यहां B है, ऊपर C है, तो A से B से C जा रहे हैं वाया D। इसका मतलब कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। आंसर उल्टा रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो 3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, R होगा। ये देखिए यहां 2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, R, वहां S हो गया। 3 का कॉन्फ़िगरेशन S, वहां R हो गया। इसका मतलब ये ही आपको मैंने अभी बताया था, एनेंशोमर्स। तो फर्स्ट और सेकंड में हमको रिलेशन पता चल गया, ये एनेंशोमर्स हैं, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग, मजेदार है।
तो हमको यहाँ पे स्टेप्स तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस करोगे तो याद ही हो जाएंगे, कोई नई चीज हमको बार बार यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, सब जगह अब हम यही फॉलो करेंगे RS नोमेनक्लेचर में। ओके, चलिए, तो आपको अब मजा आ रहा है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं थर्ड के ऊपर आता हूं तो थर्ड में यहां फिर वही हम प्रायोरिटी पहले असाइन कर देते हैं। तो यहां कार्बन 2 पर ये A है, ये D है, यहां पे फिर वही ट्रिपल O है, और यहां फिर वही HOC है। इसका मतलब इसको B असाइन करोगे, नीचे C है, A से B से C जा रहे हैं, वाया D जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, बट हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, S लिखना है, अभी R आ रहा है। ओके, इसको बिल्कुल केयरफुली करना है, थोड़ी सी वे आपने हरी करी, हरी मीन्स वरी। चलिए कार्बन 3 पर आते हैं। यहां ये A है, ये D है, यहां B मिलेगा और ऊपर C है, तो देखिए A से B से C, मतलब ऐसे जा रहे हो। तो स्टूडेंट्स कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, मतलब R, बट हाइड्रोजन फिर हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रिपोर्ट करोगे, S। तो 3 का S कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए। अब तुम यहां पे फर्स्ट और थर्ड को रिलेट करना चाह रहे थे, तो फर्स्ट 2R, यहां 2S उल्टा हो गया, 3S ही रहा। तो यही हमने अभी डाइस्टीरियोमर की डेफिनेशन में लिखा था, इन विच सम कार्बन एटम्स हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन एंड अदर कार्बन एटम्स हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट और थर्ड में अगर मैं रिलेशनशिप यहां पे निकालूंगा तो हम इनको बोलेंगे डाइस्टीरियोमर्स, दे आर डाइस्टीरियोमर्स। सेकेंड और थर्ड को देखिए, सेकेंड 2S, यहां 2S सेम, 3R, यहां 3S, फिर वही, मतलब इन्वर्जन भी नहीं हो रहा है और रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं है, पार्शियल इन्वर्जन पार्शियल रिटेंशन। तो सेकेंड और थर्ड में भी क्या रिलेशन है, डाइस्टीरियोमर्स। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन टेक्निक का यही बेनिफिट है कि हमको जो एक्चुअल 3D अरेंजमेंट्स हैं उनके कॉन्फ़िगरेशंस जानने में बहुत हेल्प मिलता है। तो आई थिंक इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स आपको अगर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और उनमें किसी भी टाइप का रिलेशन आपको पूछा जाता है, आप इसको बहुत कंफर्टेबली अटेंड करेंगे। ठीक है, आज मैंने आपको ये जो डिस्कशन किया, इसमें अब मैं जब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगा तो मैं ऐड करूंगा फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में हम RS नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, और अगर इसकी जगह मुझे यहां पर मिलते हैं क्या फिशर प्रोजेक्शंस, तो उसमें हम RS नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं। तो ये अब हमारा डिस्कशन होगा। आज जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स यहां पर दिए हैं DN नोमेनक्लेचर के, RS नोमेनक्लेचर के, हम उनको एक एक एग्जांपल को ढंग से देखें और जो प्रॉब्लम्स मैं प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा उनको बना के देखिए। तो मुझे लगता है कि आपके सारे प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाने वाले हैं। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ और स्ट्रगल करते रहिए, आपको और आगे बहुत मजा आएगा। मिलते हैं फिर, थैंक यू।